हेलो एवरीवन, आई ललित धनगर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस लेक्चर नंबर 2। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। तो यहाँ पर 21 नंबर इसलिए डाल रखा है मैंने क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें 1 से 20 तक हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देख चुके हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यूशन में करेंगे और इसलिए लिखेंगे हम इडियम नंबर 21। इसी तरह हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट 200-300 ईडियम्स एंड फ्रेजेस करें, जो कि हमारे सारे एग्जाम्स में, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें काम आए। तो लेट्स स्टार्ट। द प्रोजेक्ट इज कैरिड ओवर टू दिस ईयर एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग। अब कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या है? कीप द बॉल रोलिंग, जैसे कोई बॉल आपने फेंकी और उसको आप लेट इट रोल, उसको घूमते रहने दीजिए। बस कीप द बॉल रोलिंग का मतलब जो काम आपने शुरू किया था, जो आप काम कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करते रहिए। तो आंसर होगा हमारा टू कंटिन्यू द वर्क। और इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, टू डू बेटर नहीं होगा, न्यू स्ट्रेटेजीज भी नहीं होगा। तो जो द प्रोजेक्ट इज कैरिड ओवर टू दिस ईयर एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग, कि भाई जो प्रोजेक्ट है वो इस साल भी चलेगा और हमें चाहिए कि हम इसको कंटिन्यू करते रहें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। द होस्ट टीम बेयर द पाम इन द लीग मैचेस। बेयर द पाम का मतलब, देखो एक होता है BEER बियर, उसका मतलब होता है दारू, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बियर होता है, बियर। और ये होता है बेयर, BEAR बेयर। इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है भालू, ठीक, एक होता है सहना, जिसको हम लिखते हैं टू बेयर। ठीक, टू बेयर। द होस्ट टीम बेयर द पाम इन द लीग मैचेस। अब यहाँ पर चूंकि बेयर फ्रेज में यूज़ किया गया है तो हम इसका मीनिंग थोड़ा बदल जाता है। बेयर द पाम मतलब होता है टू विन, जीतना। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास है प्लेड क्वाइट वेल, वॉज विक्टोरियस, वॉज डिफीटेड, प्लेड अ वेरी बोरिंग मैच। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक, वॉज विक्टोरियस। बेयर द पाम मतलब वॉज विक्टोरियस, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जस्ट कीप योर विग ऑन। विग मतलब होता है टोपी जो सिर में लगाई जाती है, या फिर नकली बाल, उसको हम बोलते हैं विग। जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कि भाई आपकी विग को आप पहने रहिए, बाकी सब अपने हिसाब से हो जाएगा। कीप द विग ऑन का मतलब होता है कि आप शांति बनाए रखिए। तो होल्ड ऑन टू योर विग सो इट वोंट फॉल, ये नहीं होगा। हम मीडियम्स देख रहे हैं तो डायरेक्ट मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा। गेट अनदर हेयर कट बिल्कुल नहीं। काम डाउन होगा हमारा आंसर। टेक ऑफ योर विग बिल्कुल नहीं होगा। तो शांत बने रहना, कीप योर कूल, इसका मतलब होता है कीप योर विग ऑन। जैसे हम लिख सकते हैं MS धोनी कीप्स हिज विग ऑन नो मैटर व्हाट्स द सिचुएशन ऑफ द मैच। भाई मैच की कोई भी परिस्थिति हो, MS धोनी कैसे रखते हैं? शांत। MS धोनी को आप किससे रिलेट कर सकते हैं? कीप योर विग ऑन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में हम हमारे पास है पेरेंट्स पे थ्रू देयर नोज। याद रखेंगे पे थ्रू देयर नोज, ये आजकल की सच्चाई है वैसे सभी पेरेंट्स के लिए, फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो वे क्या करते हैं? अब पेरेंट्स यहाँ पर पैसों से पेमेंट नहीं कर रहे, नोज के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। नोज के थ्रू पेमेंट करना मतलब इतनी हाई कॉस्ट होना कि आपको नाक रगड़ना पड़े। मैं कहने के लिए बता रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं होता। और पे थ्रू नोज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस हो जिसकी चीज़ की, तो पे थ्रू देयर नोज। जैसे हम मजाक में कहते हैं ना, जब आईफोन लेते थे किडनी बेच दिया, तो वहाँ पर आप कह सकते हो पे थ्रू द नोज, लाइक से रवि हैज़ पेड थ्रू his nose
Ravi has paid through his nose in buying an iPhone. ठीक, आईफोन खरीदने के लिए रवि ने क्या किया, पे थ्रू हिज नोट्स, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे। कोई भी लग्जरी आइटम के लिए आप पे थ्रू हिज नोट्स का या पे थ्रू द नोट्स जो ईडियम है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन जो हमारे पास है, बाय टेकिंग लोन नहीं होगा, एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस बिल्कुल होगा, ग्रजिंगली भी नहीं होगा और विलिंगली भी नहीं होगा। ठीक, 25 पर हम बढ़ते हैं। मोनिकास हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी इक्सम। अब इक्सम का मतलब होता है चिढ़ाने वाला, मतलब जिसमें आपको गुस्सा आ जाए। जैसे कोई ऐसी हरकत करता है कभी कभी आपका यार दोस्त कोई भी फ्रेंड सर्कल में, जिससे आपको जल्दी गुस्सा आता है, वो हरकत ही ऐसी करता है कभी कभी, तो इससे आप समझ सकते हो। एक शब्द आप लिख सकते हो कैंटेंक्रस, अच्छा शब्द है, CANTANKEROUS। इसका मतलब होता है गुस्से में चढ़ना, गुस्से में चिढ़ना, गुस्से में चिढ़ना। मोनिकास हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स, तो जो मोनिका की जो आदत है होल पिकिंग की। अब होल पिकिंग का मतलब क्या होता है? होल पिकिंग का मतलब होता है किसी में नुक्स निकालना। किसी कोई सी भी चीज़, मान लो आप, आपके फ्रेंड ने कुछ अच्छी बढ़िया मेहनत करके आपको चाय वगैरह पिलाई, फिर आप कह रहे हो अरे अरे थोड़ी सी और कड़क होती। ठीक है, ओवरऑल चाय अच्छी है, पर आप बोल रहे हैं थोड़ी सी और कड़क होती, क्या है मुझे कड़क पीना पसंद है। तो आप कहीं ना कहीं उसमें नुक्स निकाल रहे हो। एक तो सामने वाले बंदे ने आपके लिए मेहनत करी, उसके ऊपर से आप बिना वजह के नुक्स निकाल रहे हो। तो फाइंडिंग फॉल्ट, फॉल्ट नहीं होने के बाद भी बाल की खाल निकालने वाला काम है। बाल की खाल निकाल के आप उसका, ये एग्जैक्ट ईडियम इसका ट्रांसलेशन नहीं है, पर आप बोलते हो कि बाल की खाल निकाल रहे हो, ज़बरदस्ती के नुक्स निकाल रहे हो, तो बोलते हैं पिकिंग होल्स। फाइंडिंग, एडमायरिंग पीपल नहीं होगा, क्रिटिसाइजिंग पीपल नहीं होगा, आर्ग्यूइंग विद द पीपल भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते 26। तो भैया 26 का इडियम क्या कहता है हमसे? वंस द केस रीच द कोर्ट द पुलिस वॉश देयर हैंड्स ऑफ इट। तो ये क्या होता है, जब जब भी कभी कोई केस कोर्ट पहुंच जाता है तो उसके बाद पुलिस जो है वो अपने हाथ साफ कर लेती है, उससे हाथ धो लेती है। अब हमारे यहाँ हाथ धोने का मतलब और कुछ होता है, यहाँ पर हाथ धोने का मतलब है कि भाई उससे छुटकारा पा लेना, अब पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो। कोर्ट में केस पहुंच चुका है, अब भाई जो अपराधी है, जो फरियादी है, जो एक्यूज्ड है, जो भी उसमें है फरियादी, मतलब या तो कोई विक्टिम हो या फिर जो एक्यूज्ड हो जिस पे इल्ज़ाम लगा, वो जाने और कोर्ट जाने, पुलिस का अब कोई काम नहीं है। सेंटेंस का मतलब तो यही है। तो वेटेड फॉर रिस्पॉन्स टू नहीं, क्लेम्ड क्रेडिट फॉर बिल्कुल भी नहीं होगा, डिस एसोसिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम बिल्कुल, कि भाई उनको फिर उससे कोई मतलब नहीं, स्वयं को उससे दूर कर लेते हैं। सीम्ड ईगर टू कंटिन्यू बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर है, वॉश देयर हैंड्स ऑफ इट, उससे छुटकारा पा लेना, उससे दूरी बना लेना, वो अब उनका काम नहीं है। नेक्स्ट 27 पे देखते हैं। तो 27 में हमारे पास है, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू स्टडी साइंस बट आई विल स्टिक टू माई गन्स, आई विल स्टिक टू माई गन्स एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। भाई मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं साइंस लूँ, मैं साइंस पढूँ, पर मैं अपने डिसीजन पर डटा रहूँगा या रहूँगी कि मैं इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करूँ। यही स्टिक टू माई गन्स, गन्स मतलब अपने डिसीजन पे अड़े रहना या अपने जो निश्चय किया उस पर अटल रहना। तो प्रिफर टू डिसोबे बिल्कुल नहीं, होल्ड ऑन टू माई डिसीजन यही होगा। रेफ्यूज टू लिसन टू देम नहीं, शो देम दैट दे आर नो नहीं। आंसर बी होगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। 28 पर बढ़ते हैं। 28 बोल रहा है, द मैनेजर डिसमिस द प्रपोजल आउट ऑफ माई हैंड एंड सेड इट वॉज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। तो भाई मैनेजर ने क्या किया, जो मेरा प्रपोजल था वो डिसमिस कर दिया आउट ऑफ माई हैंड। आउट ऑफ माई हैंड का मतलब क्या? आउट ऑफ माई हैंड मतलब जो अब आपके बस की नहीं हो, द सिचुएशन हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड, अब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास कंप्लीटली, डायरेक्टली, सिंपली, क्विकली, चारों ऑप्शन लगभग गलत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी सटीक इसका है नहीं। ऑप्शंस क्या है अकॉर्डिंग,
अब जब हम एक चीज़ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसमें हम कभी कभी बोल देते हैं कि कंप्लीटली आउट ऑफ माई हैंड, द मैनेजर डिसमिस द प्रोफेसर एंड इट हैज़ गॉन कंप्लीटली आउट ऑफ माई हैंड। देखो ये रिडंडेंसी है। जब हम कंप्लीटली बोलते हैं ना और फिर हम बोलते हैं उसके बाद कि आउट ऑफ माई हैंड, तो वो रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब आप डबल बार यूज़ कर रहे हो। आउट ऑफ माई हैंड का मतलब ही होता है कि पूर्णतः आपके हाथ से जा चुकी है, तो कंप्लीटली लगाने की उसमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, उसकी ज़रूरत है ही नहीं कंप्लीटली लगाने की। तो आउट ऑफ माई हैंड बोलोगे तो ऑब्वियसली कंप्लीटली हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने कंप्लीटली लिख रखा है, जो कि आंसर हो सकता है। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये लगा सकते हो। बाकी ये है कि अब उसमें आपका कोई से नहीं है, अब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक, मेरे ख्याल से आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। 29 की तरफ पढ़ते हैं। He accused her of talking through her head and refused to accept a word of what she said. तो इसका मतलब क्या होता है? टॉकिंग थ्रू हर हेड का मतलब क्या होता है? टॉकिंग थ्रू हर हेड का मतलब होता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं, ऐसी नॉनसेंसिकल बातें करना, मतलब कहना कुछ और करना कुछ, कुछ भी, तो टॉकिंग नॉनसेंस हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी टॉकिंग स्ट्रेट नहीं, टॉकिंग थ्रू, टॉकिंग सेंस, टॉकिंग टफ और टॉकिंग स्ट्रेट, ये तो लग, टॉकिंग स्ट्रेट और टॉकिंग सेंस तो काफ़ी सिमिलर से है। बाकी टॉकिंग नॉनसेंस होगा। ठीक, 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास है द पीपल ऑफ दिस विलेज आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है? सॉल्ट ऑफ द अर्थ, रिच, एजुकेटेड, क्वारलसम, काइंड, क्या होगा? रिच तो बिल्कुल नहीं होगा, एजुकेटेड भी नहीं, क्वारलसम भी नहीं, काइंड होगा। ठीक, काइंड या फिर जो भी मिलनसार हो, मिलनसार, तो हम बोलते हैं द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। 31, 31 में हमारे पास है विलेजर्स ऑलवेज कॉल अ स्पेड। कॉलिंग अ स्पेड मतलब गधे को गधा बुलाना। जैसे ये थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में जाता है हिंदी में, पर अंग्रेजी में कॉलिंग, कॉल स्पेड, स्पेड थोड़ा सा न्यूट्रल है, मतलब उसको नेगेटिव सेंस पॉजिटिव सेंस में जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। पर जब हम बोलते हैं गधे को गधा बुलाना, मतलब किसी को अपमानित करना या फिर किसी की डेरोगेटरी टर्म में उसको संबोधित करना होता है। जैसे हम बोलते हैं गधे को गधा बुलाना, मतलब जो जैसा है उसको वैसा बुलाना। तो टू स्पीक अबाउट स्पेड्स बिल्कुल नहीं। स्पेड का मतलब क्या होता है? स्पेड कहीं नहीं, एक जो ताश रहती है ना, ताश, उसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। एक तो होता है हार्ट का, है ना, ऐसा, सेकंड, एक तो होता है हार्ट, ऐसा कुछ रहता है ना हार्ट। फिर एक ये रहता है डायमंड, जिसको ईंट भी बोलते हैं, इसको लाल पान बोलते हैं। फिर इसका ही ऐसा कालक पान का रहता है, ऐसा कुछ रहता है, ऐसा कुछ रहता है। यार मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। और इसको हम काला पान बोलते हैं, इसको लाल पान बोलते हैं, और फिर चिड़ी बोलते हैं, ऐसा कुछ रहता है, ऐसा रहता है। तो इसको अंग्रेजी में जो काला पान है इसको स्पेड बोलते हैं। ठीक, चिड़ी को जो है क्लब बोलते हैं, क्लब्स, इसको स्पेड्स। ठीक है, इसको हार्ट्स बोलते हैं और इसको डायमंड बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो लाल पान, ईंट, काला पान या हुक्म, हुक्म भी बोलते हैं, और चिड़ी नहीं बोलते। तो एक स्पेड को स्पेड बुलाना, काले पान को काला पान बुलाना, दैट्स इट। तो टू कॉल समवन ए स्पेड नहीं, टू स्पीक इल अबाउट समवन बिल्कुल, टू स्पीक इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, भाई जो जैसा है उसको वैसा बोलना, सीधे होकर सीधा जवाब देना, घुमा फिरा के नहीं, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करते, जो जैसा है उसको वैसा बोलना। 32 देखते हैं। 32 में है मार्टी ब्रोक अ डाइनिंग रूम विंडो एंड हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन हर फादर गोट होम। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी की डांट खाना, स्कोल्डिंग या पनिशमेंट, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है। आपने वही, अगर मान लो चाय का प्याला तोड़ दिया, फिर मम्मी क्या करेंगे? मम्मी गुस्सा करेंगे। तो आपने कुछ गलती करी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट तो आपको भुगतने पड़ेंगे ना। तो फेसिंग द म्यूजिक, फेसिंग द म्यूजिक, ठीक, यही इडियम है हमारे पास, फेसिंग द म्यूजिक, एक्सेप्ट द पनिशमेंट।
लिसन केयरफुली बिल्कुल नहीं होगा, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस नहीं, लिसन टू म्यूजिक भी नहीं होगा। तो ये मार्टी जो है उसने क्या करा, जो डाइनिंग रूम में जो विंडो थी उसको ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो अब क्या है, जब भी उसके फादर आएंगे घर पर वो क्या करेंगे, फेस द म्यूजिक करेगी। कौन, मार्टी भाई, जो भी पनिशमेंट उसके पिताजी देंगे वो उसको झेलेगी। ठीक। 33 देखते हैं। 33 में हमारे पास है टू प्ले सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब, टू प्ले सेकंड फिडल मतलब होता है कोई छोटा रोल अपनाना, कोई छोटा रोल करना। टेक ए सबऑर्डिनेट रोल, यही इसका आंसर है। इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। ठीक। टू बी हैप्पी, चेयरफुल एंड हेल्थी बिल्कुल नहीं। टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंट ऑफ वंस नहीं। टू डू बैक सीट ड्राइविंग नहीं। टेक अ सबऑर्डिनेट, कोई छोटा से दूसरे दर्जे का काम अख्तियार करना, बस। 34, 34 में है हमारे पास, वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट, वॉजेंट इवन द हाउस वेन इट हैपेंड। यहाँ ये है ना, आई वॉजेंट इवन द हाउस वेन इट हैपेंड। भाई तुम क्यों मुझे जंपिंग डाउन द थ्रोट कर रहे हो, जबकि मैं तो घर में था भी नहीं जब ये हुआ। जंपिंग डाउन द थ्रोट का मतलब क्या है, किसी के गले में कुछ ठूसना, जैसे खाना ठूसना है, नहीं। देखो सेंटेंस से क्लियर पता चल रहा है कि तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहे हो, मुझे स्कोल्ड क्यों। तो स्कोल्डिंग में ऑप्शन एज पर है, ऑप्शन स्कोल्डिंग, किसी को डांटना, किसी को ब्लेम करना, जबरदस्ती। रनिंग अवे नहीं होगा, मेकिंग अ जोक बिल्कुल नहीं होगा, फोर्सिंग मी टू इट भी नहीं होगा। ठीक। 35, 35 में हमारे पास है, आई एम आउट ऑफ माई विट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट फाइंड अ वे टू सोल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। आउट ऑफ माई विट्स मतलब क्या होता है कि भाई मैं अपने आउट ऑफ विट्स हूँ और इसीलिए मैं देयरफॉर कैन नॉट फाइंड अ वे टू सोल्व द प्रॉब्लम, इसलिए मैं जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जल्दी से नहीं ढूंढ सकता। तो एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, ग्रेटली कंफ्यूज, नॉट इंटेलिजेंट, टोटली इग्नोरेंट, क्या हो सकता है। आउट ऑफ माई विट्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, आउट ऑफ माई, बहुत डरा होना। ठीक। तो एक्सट्रीमली फ्राइटेंड इसका आंसर रहेगा। 36, हार्डवर्क पेस इन लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। तो हार्डवर्क क्या करता है, इन द लॉन्ग रन मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय निकलने दीजिए, आपको आपकी मेहनत का फल निकलेगा। ऑलवेज नहीं होगा, इनडेफिनेटली नहीं, इनडेफिनेटली मतलब कोई तय सीमा नहीं है, कोई समय की सीमा नहीं है, अनंत काल नहीं होगा। इनडेफिनेट मतलब जो डेफिनेटली, जो निश्चय ना हो, अनिश्चित ज़्यादा सही है, अनिश्चित। ठीक? अनिश्चित, नेवर तो बिल्कुल। 37 देखते हैं, आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर अमंग द लोयर्स। तो भाई मैं लोयर्स के बीच में एक बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहा था जैसे पानी जो रहती है, पानी में से मछली को निकालना, जब मछली पानी में से निकल जाती है तो मछली को कैसा महसूस होता होगा, वैसा ही मैं, जब वकील थे उनके बीच में महसूस कर रहा था। मतलब क्या होता है, जब आप मछली को पानी में से निकाल दोगे तो बिल्कुल असहज हो जाती है, असहज, बस इसका मतलब यही होता है। फिश आउट ऑफ वाटर, स्पेशल, हैप्पी, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल होगा। 38, द कावेरी वाटर इशू लेड टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू गवर्नमेंट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़, जड़, फसाद की जड़। कॉज ऑफ एंगर, कॉज ऑफ हेट्रेड, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल, भाई झगड़े की जड़। 39 देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर्स हैव लेट द ग्रास अंडर द फीट, अंडर देयर फीट। तो भाई जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी अधूरा है, जो वर्कर्स है वो क्या कर रहे हैं, दे आर लेटिंग द ग्रास अंडर देयर फीट, मतलब टाइम पास कर रहे हैं, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, लेट द टाइम पास अवे, ऐसा कुछ सिनेरियो उनका। ग्रो ग्रास ऑल ओवर द लेन, लॉन बिल्कुल नहीं। गोन ऑन ए लग्जरी टूर नहीं। डिलेड डूइंग द वर्क बिल्कुल।
भाई काम को ऐसे टाल रहे, काम अभी अधूरा है पर मजदूर क्या कर रहे हैं, वो काम को और धीरे धीरे कर रहे हैं। वांट मोर बेनिफिट्स नहीं। देखो अगर सेंटेंस में दिया होगा ना तो आपको आसानी हो जाएगी, पर अगर डायरेक्ट ईडियम्स दे देते हैं तो वहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सेंटेंस फ्रेज कीजिए, खुद से सेंटेंस को फ्रेम कीजिए, उसके बाद आपको ज़्यादा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट है हमारा आज के 20 ईडियम्स में से। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब इसका मतलब क्या होता है? इस लाई का मतलब होता है जो सोए हुए हैं उनको सोने दो। फूट वाला लाई नहीं, ये अलग है। डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। डॉग्स कैन रेज टेम्पर्स। ये तो बिल्कुल ये इडियम से बिल्कुल लिटरल मीनिंग नहीं होगा यहाँ। अगर डॉग्स की बात करें तो जरूरी नहीं बिल्कुल हम डॉग्स की बातें कर रहे हैं। डू नॉट अलाउ डॉग्स टू स्टैंड, फिर वही बी वाला सिनारियो है ना। प्रिवेंट डॉग मोबिलिटी नहीं। देखो आपको नहीं भी आता ना तो यहीं से हो गया। क्लियर दे रखा कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब इसका मतलब क्या होगा? इतना ही आसान देना तो फिर एग्जामिनर देता ही नहीं। ओबियसली यहीं पर से बी सी डी में से है ही नहीं, ये हमारा आंसर हो जाए। डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। जो जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना हम बोलते, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब जो चीज़ पहले से दबी हुई है, अब पुराने इश्यूज को क्यों आप लेकर आते हो? जो दबा हुआ है लेट इट बी देयर, इसको आप नए सिरे से वापस मत को खोदने बैठ। लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक, ये आज के हमारे 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे। आपको और 20 देखने तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, और इसके अलावा और देखने हैं तो मेरे अगले लेक्चर का प्लीज़ इंतज़ार कीजिएगा, मैं जल्दी वो भी लेकर आऊँगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।